नहीं जान पाते, प्रेम मोहब्बत की बात होगी अभी यहाँ तो आपके संगनाद हो रहा है। बहुत खुशी की बात है, हमारे यहाँ मंच में बैठे हुए हमारे साथी लालचंद कटारिया जी कृषि मंत्री, हमारे मंत्री शालिम मोहम्मद जी, हमारे डिप्टी चीफ मंजी चौधरी जी, आदरणीय श्रीमती चंदेश कुमारी जी, राजेंद्र सोनी जी, सत्येंद्र भारद्वाज जी, हरीश बेरवानी जी, कार्यवाहक हमारे जो अध्यक्ष हैं अंसारी साहब बीमार है, अभी जयपुर में हैं, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री पुकार पाराशर जी, हमारे यहाँ नवनिर्वाचित मनीषा पवार जी, किसाराम जी विश्नोई, उमेश सिंह जी, अयूब खान जी, सुभाष भंडारी जी, सुनील परियार जी, रामेश्वर दादी साहब हमारे मेयर रहे हैं, ओम जोशी जी, संगीता बेनीवाल जी, धर्मेंद्र राठौड़ जी, महावीर सिंह जी, सुरेश दयाल जी, रमेश बारणा जी, मरीज गौरी जी, दिनेश परियार जी, हरीश जोशी जी, शांतिलाल जी जिम्मा जी, हरिंदर सिंह जी शिवादल, जाकत अली जी, तो बहुत हमारे नेता है यहाँ पर, सबका नाम लेना संभव नहीं बना है। बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मैं आज आपके बीच में, जैसा मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि धन्यवाद देने के लिए हाजिर हूँ। जो यहाँ बैठे हुए उनको तो है ही है बारम्बार, तो पूरे जोधपुर जिले के तमाम लोगों को मैं हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है। 38 साल की यात्रा, 38 साल, देखो तो 38 ज़्यादा हो गए, 40 साल कह सकते हो, 41 साल कह सकते। जब मैंने पहला चुनाव लड़ा विधानसभा का, और 42 साल कह सकते जब मैंने विश्वविद्यालय का इलेक्शन लड़ा छात्र संघ, तब से यहाँ के लोगों का, उस वक्त वे छात्र थे, फिर युवा बने, फिर वो मेरी तरह वरिष्ठ बन गए और नई पीढ़ी आती गई। और मुझे गॉड गिफ्ट है, भगवान की देन है कि छोटे बच्चे जो 4 साल, 5 साल, 6 साल के होते हैं, लगातार 40 साल से मेरे हाथ मिलाते रहते हैं। छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हाथ में, देखो भी हाथ में हिला रहा, हाथ हिला रहा, देखिए बच्चे हाथ हिला रहे हैं। तो बच्चों का जो प्यार है ये मेरे लिए अद्भुत है, अद्भुत है। जब मैं पहली बार एमपी बन गया, गांव-गांव में जाके मैं धन्यवाद देने लगा, तो मेरे साथ में परसा मलेना जी, राम सिंह विश्नोई जी, शेष सिंह जी, नरप्रताप गड़गड़ साहब, डूडी साहब, रंजीत सिंह जी, मानसिंह देवड़ा जी, जितने लोग होते थे वो मीटिंग पहले और बाद में जब हाथ मिलाते थे बच्चे छोटे छोटे, तो मैं उनको पूरा टाइम देता था हाथ मिलने का, एक एक बच्चे हाथ मिलाता नहीं। तो मलेना साहब ने कहा कि देखो अशोक गहलोत बहुत चालाक है, ये अपने बच्चे जो छोटे छोटे हैं ये अभी से हाथ मिला के इनको तैयार कर रहा है, आने वाले वक्त में भी इनकी साथ दे। और वो सिलसिला आप मानोगे नहीं, जोधपुर में तो है ही, खैर गांव में भी है, पर राजस्थान भर में जो है पता नहीं बच्चों को क्या है, उसीलिए मेरी शिकल दे के मेरे पास आते हैं, हाथ मिलाते हैं, मैं हाथ मिलाता हूँ उनसे। तो मुझे खुशी होती है कि नई पीढ़ी जो आई है वो भी समझदार है, बहुत समझ के चलती है, लंबे अरसे से मेरे कामों को देखती है, और मुझे गर्व है कि जो मैंने काम किए हैं वो तमाम काम तभी संभव है तब
जोधपुर की जनता ने मुझे जो प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया, विश्वास किया, तब जाके मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री बना इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिम्हा के साथ में। 3 बार बना मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बन गया। 3 बार बनना किसे कहते हैं। 2 बार में बन गया AICC का महामंत्री बन गया। वो 3री बार आपके आशीर्वाद से राजस्थान में प्रथम सेवक मुख्यमंत्री के रूप में। बिना आपके सहयोग के संभव नहीं था। जब आपका विश्वास नहीं हो तो दिल्ली मुझ पर क्यों विश्वास करती है? आपका विश्वास नहीं हो तो राजस्थान की जनता मुझ पर क्यों विश्वास करती है? तो घर में विश्वास नहीं है तो बाहर के लोग विश्वास क्यों करें? घर में विश्वास नहीं है तो मोहल्ले वाले क्यों विश्वास करें? वार्ड वाले क्यों विश्वास करें? क्षेत्र वाले क्यों विश्वास करें? तो आपने मुझे जो कहावत है, घर का जोगी जोगना बाहर देश का सिद्ध, वो कहावत आपने मेरे लिए नहीं रखी। मुझे भरपूर आपने सहयोग दिया, समर्थन दिया और आदर भाव दिया। आदर भाव दिया कि मैं चाहे वो किसी पद पे रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा, मेरे दिल में हमेशा एक बात रही कि मेरे हाथ से कोई गलत काम नहीं। इसी मन से मैंने रात को 2 बजे मुलाना साहब सबकी उपस्थित में कहा जीतने के बाद में तो मैं गला खराब है, ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, 3 बातें रिपीट कर रहा हूँ। एक बात मैंने कहा था आपके बीच में आता जाता रहूँगा। दूसरी बात आपके सुख दुख में काम आऊँगा। तीसरी बात विकास में भागीदार बनूंगा। और चौथी बात मैंने जोड़ी बाद में कि अगर आप मेरा हिंदुस्तान के किसी कोने से मेरे बारे में कोई आप सुन लो कि मैंने गलत काम किया है, आप सबको मैं अधिकार देता हूँ मेरा कान पकड़ लेना। ये बात मैंने उस वक्त में कही थी 79 में, 39 साल पहले इसी मन से पहली बार MP बना था। और काम के घाटे वास्तव में भी बोल रहे थे रमेश राणा जी कि मैंने 300 गाँव गिने, 400 गिने, छोड़ो। और वास्तव में अगर देखें जो लोग मेरी पीढ़ी के या मुझसे गुजर गए उनको मालूम है वास्तव में 38 साल पहले जोधपुर क्या था। ना रेलगाड़ी थी, ना हवाई जहाज, ना चौड़ी सड़कें, ना पानी की व्यवस्था, ना बिजली की व्यवस्था, ना शिक्षा की व्यवस्था। आज उनको खुद को गर्व होता है, वरना मैं यहाँ इतलायक होता ही नहीं मैं आपसे मुलाकात करूँ या खड़ा होकर के। मैं खुद अपराध बोझ से ग्रसित होता कि वास्तव में हमने किया नहीं या कर नहीं सके। ये मेरी मजबूरी है। तो मुझे गर्व कहते हुए कि मैंने पूरी रुचि दिखाई, चाहे मैं किसी पद पे रहा हूँ, चाहे ब्रॉडगेज आई हो, वहाँ रेलगाड़ी चलती नहीं, यहाँ तो 30-40 रेलगाड़ी चलती हो, पूरे हिंदुस्तान ही जुड़ गया जोधपुर। पहले गाड़ी बदलनी पड़ती दिल्ली और औरंगाबाद में आगे के लिए। ब्रॉडगेज आना बहुत बड़ी बात है, किसी ने मांग भी नहीं करी जोधपुर वालों ने। पानी की योजना 3 बार जोधपुर खाली करने की नौबत आई थी। मतलब माथुर जी के जमाने से मैं देख रहा था, परसा मैडा जी के मंत्री एक बार राम सिंह बिश्नोई थे, रेलगाड़ी से पानी लाते थे, रेलगाड़ी से पानी लाना। और एमरजेंसी पाइपलाइन बिछाना आरम सिंह गाँव से, मणई से, बालरवाद से, रामपुरा से, मठानिया से, वो दिन भी देखे बचपन में हम लोगों ने। इंदिरा गांधी के नाम पानी की मांग किसी ने की नहीं। हमने राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनने के पहले मैंने बुलाया और आप लोगों ने कमी नहीं रखी। कुछ लोग साक्षी होंगे, झालामन चौराहे से जो स्टेडियम ग्राउंड तक जो उनका स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, ना भूतो ना भविष्य हो। और वास्तव में बात सिद्ध हुई। उस पर किसी ने कमेंट किया था, ऐसा स्वागत कि अभिभूत हो गए राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी खुद और मुख्यमंत्री माथुर साहब को कहा, सब मन से बैठे हुए थे स्टेडियम ग्राउंड में, कि जोधपुर में 31 मार्च के पहले नवंबर का महीना था कि इंदिरा गांधी के नाम पानी की योजना शुरू हो जानी चाहिए। शुरू हो गई, मॉनिटरिंग पीएमओ ने करी, प्रधानमंत्री कार्यालय ने, पीएमओ ने उसकी मॉनिटरिंग करी थी। मैं भी 6 महीने के लिए बना था
पीएचडी मिनिस्टर गृह मंत्री मुझे याद है कि उस वक्त में मॉनिटरिंग तक हुई थी। कहने का मतलब कि इस रूप में लबालब कायलाना बढ़ने लग गया। दुर्भाग्य है, कभी राजेंद्र सोलंकी ठीक कह रहे थे कि वसुंधरा जी को जोधपुर की उपेक्षा, मारवाड़ की उपेक्षा करने में आनंद की अनुभूति हो रही थी, आनंद की अनुभूति हो रही थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने लापरवाही करी। मैं अब मुख्यमंत्री बन गया 2 बार, उनको खुंदक थी इस बात, और वो वसुंधरा जी अहम में घमंड में चलती है, बदले की भावना रखती है। जुगल काबरा को नहीं छोड़ा, राजेंद्र सोलंकी को नहीं छोड़ा, वाइस चांसलर को नहीं छोड़ा, जयपुर में हमारे के अधिकारियों को नहीं छोड़ा। गलती करे उनकी सजा मिलनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो, पर आप गलत फंसाओ किसी को, गलत फंसाओ, फंसाने के लिए षड्यंत्र करो, अधिकारियों को बुला के कहो और मॉनिटरिंग करो, ऐसा आज तक कोई मुख्यमंत्री किए ही नहीं हो। हम अच्छा काम करें विकास का या ये काम करें, इसका जवाब दे मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, जवाब दे कि क्या काम करें हम लोग। अच्छे काम करेंगे तो हमको फुर्सत मिलेगी नहीं बदले की भावना में काम करने की, उसमें बहुत टाइम लगता है, दिमाग पूरा लगाना पड़ता है, बदले की आग में जलना पड़ता है। इतनी समस्या है, लोग भूखमरी के शिकार है, गरीबी है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, दलित पर अत्याचार हो रहा है, छोटे बच्चों को रेप हो रहा है, उसको रोकें। ये बदले की भावना से काम करते हुए अपना टाइम जाया करें। रिफाइनरी पे ध्यान नहीं दिया, 26 मिनट भागीदारी क्यों रखे अशोक गहलोत ने? तेल हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी, बिजली हमारी। अब मैं उनको पूछता हूँ, 4 साल में रिफाइनरी बन जाती है, लाखों लोगों को रोजगार मिलता, काम धंधे मिलते, फैक्ट्री खुलती प्लास्टिक आधारित तेल के साथ साथ में। अब आपने 4 साल बाद में वापस बोला नरेंद्र मोदी जी को, आपने फिर वही 26 मिनट भागीदारी क्यों रखी? अगर मैं गलत था आप 50 मिनट कर देते, क्यों नहीं किया? बताइए, ताली जोरदार में जाओ, 6 मिनट में जाओ। ये स्थिति में हमने 5 साल निकाले हैं। मेरा दिल बहुत दुखता था, भाई प्लीज, मेरा दिल बहुत दुखता था। मेरे कारण जोधपुर वासियों को, मारवाड़ वासियों को भुगतना पड़ रहा। रिफाइनरी आ नहीं रही है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई है, पानी की जो थर्ड पे आना था, सोलंकी जी कह रहे थे थर्ड फेज का काम तो अभी पूरा हो जाना चाहिए था, तो पानी की अभी कमी किल्लत वो नहीं रहती। सूरपुरा का बांध शानदार बन गया है, शानदार बन गया, देखकर लायक वहाँ जाकर के मैं खुद देख के आया 2 बार। बड़े बड़े रिजर्वायर बने वहाँ पर, पानी खाली पड़ा। पंजाब में पानी आता, इंदिरा गांधी कनाल का कभी कोशिश की नहीं कि वो भरे कैसे, बनने के बाद थर्ड फेज बनना था जिससे कैपेसिटी बढ़ती पानी आने की। सेकेंड फेज राम सिंह मिश्र जी थे, उस जमाने हम लोगों ने, मैं मुख्यमंत्री बन गया था तो हमने काम शुरू कर दिया, बनते ही सेकेंड फेज का पूरा ही कर दिया, उस कारण काम चल गया। 2019 तक तो थर्ड फेज पूरा होना था। आप बताइए, रिफाइनरी नहीं, थर्ड फेज नहीं, स्मार्ट सिटी उदयपुर भी हो रहा है, अजमेर हो रहा है, जयपुर हो रहा है, सब हो रहा है, जोधपुर नहीं होना चाहिए। पूछो उनको कि राजस्थान में आज़ादी के बाद में, जयपुर के बाद में सबसे बड़ा शहर जोधपुर है। जयपुर राजधानी बनाया तो जोधपुर हाईकोर्ट दिया था उस वक्त के समझौते के अंतर्गत, और आज जोधपुर में आप स्मार्ट सिटी नहीं बना रहे हो। मुख्य बेंच हाईकोर्ट की जोधपुर में है, तब भी आबादी जयपुर के बाद सबसे बड़ी राजस्थान की जोधपुर में है, स्मार्ट सिटी नहीं बनी। आई नहीं कभी जोधपुर में, मिलना तो 2 बार था। एक बार मैंने सुना आई तो हेलीकॉप्टर घूमते रहे आसपास में, उतरा हेलीकॉप्टर 3 मिनट वापस उतर रहा है, वापस उतर। तो वसुंधरा जी, ये आप बता दीजिए कि आपने ये क्यों किया?
आपको 163 का बहुमत मिला था। बहुत भारी बहुमत होता है। आपको याद होगा 98 में आपने मुझे भी दिया था 20 साल पहले 156 सीटें। 156 सीटें बहुत होती थी, मुझे मिली, आपने मुख्यमंत्री बनाया। उस वक्त मुझसे 7 सीटें ज़्यादा मिली वसुंधरा जी को। अभी मनीषा कह रही थी कि घर घर में गाँव पहुँचा दिया और अकाल में शानदार प्रबंधन किया। क्यों किया कि 4 अकाल पड़ गए थे। हर वक्त मैंने दिन रात सोया नहीं कि जोधपुर वासियों के मान सम्मान का सवाल है, मुझे मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया। अब मैंने अगर काम नहीं कर पाया, मैं फेल हो गया मुख्यमंत्री रूप में, तो मुझे तो नीचा देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। और मेरे जोधपुर के हर मतदाता को, हर आम नागरिक को नीचा देखना पड़ेगा कि आपका यहाँ का मुख्यमंत्री बना, अकाल सूखे में लोग मर गए, भूखे मर गए, काम नहीं कर पाए और फेल हो गया, चारों चौमुखी रूप से फेल हो गया। ये चिंता मुझे सताती थी। इसलिए मैंने, जो मेरा अनुभव था घूमने का गांव में, अकाल सूखे के वक्त में गांव गांव में जाता था। ये दिल्ली से जोधपुर सुबह 8 बजे खाना खाया और सीधा रवाना, ऊँचिया हो चाहे भोपालगढ़ हो या फड़ौदी हो, भाप हो, गाँव गाँव में जाता था। लूनी हो, बिलड़ा हो, उससे मेरा जो ज्ञान बढ़ा, अनुभव बढ़ा, गाँव वालों में क्या तकलीफ होती है अकाल में, सूखे में गायों की क्या तकलीफ होती है। कलम मेरी चली मुख्यमंत्री के रूप में, तो मैंने शानदार प्रबंधन किया। आज पूरा देश जो एक्सपर्ट है इसके, वो जानते हैं ऐसा प्रबंधन हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। वो देखते हैं, समझते हैं अकाल के प्रबंधन क्या होता है। दक्षिण के राज्य हो चाहे पूर्व के राज्य हो, मुझे मिलने वहाँ के लोग मिलते हैं, वो कहते हैं वो उस वक्त का प्रबंधन शानदार था। कहने का मतलब ऐसी चिंता वसुंधरा जी होनी चाहिए थी कि मुझे 163 सीटें मिल गई है। जनता की आशा अपेक्षाएं भी अनुरूप बन गई है। मुझे तमाम काम छोड़ करके गरीब की सेवा करने का संकल्प लेना चाहिए। कैसे मैं किसानों की मदद करूं, दलितों की करूं, पिछड़ों की करूं, आदिवासियों की करूं, छात्रों की करूं, नौकरियां लगाऊं, नौकरियों में अड़चनें उनको दूर करूं, ये करना चाहिए था। ये करने के बजाय उल्टा रास्ता अपनाया उन्होंने, मेरी स्कीमों को कमजोर कर दिया। बड़ी योजना मैंने कहा, रिफाइनरी, मेट्रो, ब्रॉडगेज कल में था, बांसवाड़ा डूंगरपुर का, वहीं से आया जब वो था, वहाँ की ब्रॉडगेज आ रही थी, वो बंद कर दी। सब काम बंद गए। कोच फैक्ट्री थी भीलवाड़ा के अंदर, बंद। जुड़ना था धौलपुर, गंगापुर आया करौली, ये जुड़ा मुख्यालय जुड़ जाता, वो भी चर्चा ही नहीं हुई। तो जुड़ जाता रेलवे से, कोई मतलब नहीं उनको। ऐसी लापरवाही, ऐसा नहीं वसुंधरा जी को समझती नहीं है, ऐसी नहीं है वो समझते से पहले 5 साल मुख्यमंत्री रह चुकी है। वो अलग बात है, क्योंकि अप्रोच ऐसी रही कि राजस्थान जनता ने खूब उन पर आरोप लगाए, दलित मोदी से हरा करके कई तरह आरोप लगाए, वो अलग बात है। पर ऐसा नहीं वो समझती नहीं है, समझदार लेडी है, वो समझती है, विजन रखती है अपनी। मेरा विजन अलग हो सकता है, उनका विजन अलग हो सकता है, तो विजन है उसका भी। ये समझ के पड़े कि आपने 5 साल लापरवाही क्यों करी, करप्शन को बढ़ावा क्यों दिया आपने, बजरी माफिया को क्यों पनपाया आपने। आज गरीब आदमी मकान नहीं बना पाया, बजरी इतनी महंगी कर दी। इलीगल अवैध माइनिंग होती गई बजरी की राजस्थान भर में, अभी भी रुकी नहीं है, मुझे मालूम है। अभी रुकेंगे, रोड कोशिश करेंगे तो और महंगी कर देंगे वो लोग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैसला है, सब मुझे मालूम है। और उनका इलाज करके रहेंगे हम लोग। पर अभी मुझे मालूम है कि पुलिस वाले हो, माइनिंग वाले हो, ट्रांसपोर्ट वाले हो, सबकी मिली भगत ऊपर तक पैसा पहुंचता था, सस्ता तक हो गया था। बजरी वाला काम खेल जो है, करप्शन कई तरह के होते हैं, वो सस्ता तक हो गया कि आप अवैध माइनिंग करो, यहाँ 1 चौकी, दूसरी चौकी, 3 चौकी, चौकी चौकी जयपुर चलता रहा। मैंने मीटिंग करी, 2 मीटिंग कर चुका हूँ। वो बेटा रोक तो देंगे हम लोग, इलीगल होगी बात फिर बिना करके, और अभी जो मिलती है और महंगी होगी, तो वो सुप्रीम कोर्ट अपने लगा रहे हैं, जल्दी फैसला करो सुप्रीम कोर्ट से।
कहने मतलब कि वसुंधरा जी इस राजस्थान में करप्शन को संस्थागत कर दिया। दारू की बोतलें, इंग्लिश दारू की बोतलें प्रति माह कलेक्शन दुकान से करो, भाव बढ़ा दो। भाव बढ़ा में जनता लूटे, जनता लूटो, जनता का लूटो, छूट है, पैसा मेरे पास ऊपर पहुंचना चाहिए, जयपुर पहुंचना चाहिए। इस प्रकार से इंग्लिश दारू का भाव बढ़ गया, छूट दे दी उनको, भाव ज्यादा कर दो, परवाह नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे आपको, लाइसेंस कैंसिल नहीं करेंगे, प्रति माह आपको मैं 25,000 40,000 रुपये जो फिक्स किया वो देते रहे। इस प्रकार से ये तो मैंने जो एग्जाम्पल दिया, इस प्रकार से ये सब धंधे होते गए बीजेपी राज के अंदर। इन बीजेपी कार्यकर्ताओं को पूछो कि धरना किस बात का लगा रहे हो। अभी तो सरकार को 1 महीना 100 महीना हुआ मुश्किल से, सारे फैसले हमने शानदार किए, अभी धरना दे रहे हैं 8 बजे जेल भरो। अरे जेल में डाल दिया तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। सोच समझ आना सड़कों पर, अगर डालने लग गए ना तो मुश्किल हो जाएगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा। पद तो कर रहे हैं, अभी तो मुझे 1.25 महीना हुआ आया हुए। 4 महीने में हमने क्या किया, देखो हमने ऋण माफ कर दिए, 1 रुपये किलो बीपीएल, स्टेट बीपीएल, 1 करोड़ से अधिक लोग, 1.5 करोड़ लोगों को 2 रुपये किलो नहीं, अब 1 रुपये किलो जो मैंने पहले दिए थे, 1 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा, 1 रुपये किलो। जो बेरोजगार है, ये राहुल गांधी ने कहा ऋण माफ करो, 10 दिन हमने कर दिया। कोऑपरेटिव बैंक ने सब ऋण माफ। जो कॉमर्शियल बैंक है, बड़ी बड़ी बैंक, इनसे बातचीत कर रहे हैं, कर सबके हमने कहा है, सबका भला कैसे किसानों का हो, हमें करके दिखाएंगे। टाइम लगता है उसको, पूछो लफाजी करने क्या फायदा। नौजवान बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है, 2 साल तक उसको स्कीम चल रही, पहले से हमारे पास चल रही थी, कुछ 600 रुपये मिलते थे। हमने कहा महंगाई जमाना है, 3,500 रुपये कर दिया हम लोगों ने, उनको मेरे बता देंगे। पेंशन बुजुर्ग है, विधवाएं हैं, निःसज्जन है, अपंग लोग हैं, उनके हमने 500 रुपये जिनको पेंशन मिलती है 750 रुपये कर दी, और 750 मिलती है 1,000 रुपये कर दी है, आते ही पेंशन बढ़ोतरी कर दी। ये कर सकते थे। वसुंधरा जी पूछो कि मेरे वक्त में हमने आपको 1,25,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के जा रहे थे, हम 1,25,000 का, और उन्होंने कहा खजाना खाली कर दिया। अब मैं तो पूछता हूँ, आपने 15 लाख ज्यादा, मतलब 3 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गई है वो मेरे लिए। वसुंधरा 3 लाख करोड़ का कर्जा, कहा 6 लाख का 3 लाख। अब इनको पूछो, आप कम से कम इतना कर्जा छोड़ा है, तो ये जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध महिला हैं, पुरुष है, दिव्यांग है, अपंग है, विधवाएं हैं, इनका पेंशन बढ़ोतरी करने में क्या तकलीफ थी आप? हमने आते ही कर दी उनकी पेंशन। हमने 2 रुपये प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ाए हैं, दिए उनको, बढ़ाए दाम नहीं बढ़ाए, उनको हम देंगे बोनस, जिससे कि वो भाव बढ़ावा नहीं, जनता के लिए भाव नहीं बढ़ा दूध वाले, तो 2 रुपये प्रति लीटर हम देंगे उनको, दूध उत्पादकों को। ये हमने किया। बिजली की दर नहीं बढ़ेगी किसानों के लिए, कुआं बहुत भारी पानी नीचे चला गया, पानी बहुत भयंकर नीचे गया, 400, 500, 600 से बड़ा बिल भर नहीं सकते, खेती कर नहीं सकते, तो हमने उनके लिए कहा आपकी बिजली दर नहीं बढ़ेगी। लघु सीमांत किसान है, बुजुर्ग, उनको पेंशन मिलेगी, फैसला हमने किया। 5,000 बूथ खोलेंगे सरस के राजस्थान भर में। सरस डेयरी के बूथ देखते हैं आप, दूध मिलता है वहाँ पर, सब चीजें मिलती है। 5,000 में खुद जा रहा है राजस्थान के अंदर, ये भी मैंने घोषणा कर दी। एक अपने कहा सीधे चुनाव पहले किए थे हमने, रमेश दादी जी बने थे मेयर, चुनाव सीधे किए थे जनता से। चुनाव वापस आ रहे हैं आपके यहाँ भी 1 साल में, हमने सीधे किए, उन्हें वापस बदल दिया सिस्टम, वार्ड पार्षदों के माध्यम से चुनाव करवाओ, हमने फैसला कर लिया है। उन्होंने पंचायत में, नगर पालिका में कर दिया, अनपढ़ आदमी जो है वो खड़ा नहीं हो सकता।
तो मैंने कहा भाई या तो ये फैसला फिर सबके लिए हो, एमएलए एमपी तो अनपढ़ जा सकता है और जाके दिल्ली में कानून बनाता है, जयपुर में दिल्ली में, तो गांव का जो सरपंच है, गांव की पंचायती करता है, वो कोई समझता ही नहीं है। तो इसलिए इसकी कुछ लोग आलोचना कर रहे थे, उनको नहीं मालूम है एमपी एमएलए बिना पढ़े लिखा जा सकता है और गांव का वार्ड में सरपंच नहीं बन सकता है। ये गांव का न्याय है, उसके लिए मैं फैसला किया। इस प्रकार से हमने कई फैसले किए और इनके तरह राज नहीं किया, आके नाम बदल दो। राजीव गांधी सेवा केंद्र थे, नाम बदल दिया, अटल सेवा केंद्र कर दिया। अब हाईकोर्ट ने कहा वहां पर आप नाम लिखो राजीव गांधी सेवा केंद्र, और हम लिखने जा रहे हैं। हमने क्या किया उनको गाँव गाँव के अंदर। मैं आपको कहना चाहूंगा, आज जोधपुर जो है इतना खुशकिस्मत है, हिंदुस्तान में कोई भी शहर जो संस्थाएं यहाँ आ चुकी हैं, जो लोग आप पढ़े लिखे हैं वो समझते हैं, बच्चे पढ़ समझते हैं, छात्र समझते हैं। एम्स आना बहुत बड़ी बात है, एम्स आया यहाँ पर। IIT आ गई, जो पंडित नेहरू जी ने 6 खोली थी देश के अंदर, 6 IIT आज जोधपुर में आ चुकी IIT। लिफ्ट आ गया है PNE के लिए, जो पहले खाली दिल्ली मुंबई में हुआ करता था। मैं खुद मंत्री था टेक्सटाइल का, ये टेक्सटाइल के अंदर आता है, सिर्फ 2 थे, आज जोधपुर में खुल गया, FDI खुल गया। लॉ यूनिवर्सिटी पहले खोल दी मैंने, पहले ही। आयुर्वेद विश्वविद्यालय देश में खाली जामनगर में आजादी के पहले का गुजरात में, और कई हिंदुस्तान में था। मैंने उसके बाद पहला खोला है आपके जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय, बहुत शानदार बन चुका है विश्वविद्यालय। कृषि विश्वविद्यालय खोल दिया। पुलिस यूनिवर्सिटी पूरे देश में कहीं नहीं है, खाली गुजरात में खोली है और हमने खोली है, 2 ही खोली है। आप बताइए, ऐसी संस्था लेके आए, एयरपोर्ट शानदार बन गया, रेलवे स्टेशन छोटा था वो बड़ा बन गया। मतलब घरों में कम है, और भी कई संस्थाएं हैं। ये तमाम संस्थाएं मिलाएं अपन एक शहर में, तो आपको आश्चर्य होगा, कोई शहर हिंदुस्तान में ले लो, ये सब तमाम संस्थाएं एक साथ नहीं होगी। कहीं एम्स होगा तो IIT नहीं होगी, IIT होगी तो लॉ यूनिवर्सिटी नहीं होगी, वो होगी तो आयुर्वेद नहीं होगी। इस प्रकार का आज शिक्षा को लेकर के जो प्रगति हुई वो कल्पना नहीं कर सकता। उसी से हमारी नई पीढ़ी को आने वाले वक्त में सुविधा मिलेगी, अच्छे पढ़ लिख जाएंगे, क्योंकि जमाना मोबाइल फोन का है, IT का है। जो राजीव गांधी का सपना था, लोग समझ नहीं पाएंगे सपना है क्या। कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फोन में पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई। अभी मीटिंग हो रही है, ये जयपुर दिल्ली बम्बई की बात छोड़ो, अमेरिका में बैठा हुआ, इंग्लैंड में बैठा हुआ, जर्मनी जापान बैठा हुआ आदमी देख सकता है मीटिंग में कौन कहाँ बैठा हुआ है। अभी ये कैमरा वाले अगर घुमा दे कैमरा और मोबाइल से करंट कर दे तो कहीं देख सकते हो। ये क्रांति है दुनिया की। अब तो जो पढ़ेगा लिखेगा जो परिवार, वो आगे बढ़ेगा। जिस जाति के लोग, धर्म के लोग अपने बच्चों को, अपने समाज को शिक्षित करेंगे, आने वाले इस वैज्ञानिक युग के अंदर उपग्रह छोड़े जा रहे हैं, उसका से भी मोदी जी ले रहे हैं। और ये 45 साल लगे। इसरो साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूशन है, इंदिरा गांधी ने, पंडित नेहरू ने जो सोचा था, बनाया था, उनका अब मिला 100 उपग्रह एक साथ छोड़े जा रहे हैं आकाश के अंदर। जैसे मोबाइल चलते हैं आपके, टीवी चलता है घरों के अंदर, आकाश की किरणें आती है, टीवी दिखता आपको। ये तमाम विज्ञान की देन है। मोदी जी बने प्राइम मिनिस्टर, गए वहां पर इसरो में, एक उपग्रह छोड़ा, टीवी देखा, और ऐसा माहौल बनाने लगी। मोदी जी के आते ही उपग्रह छोड़े जाने लग गए। अरे मोदी जी बार बार कहते, चित्तर साहब ने क्या किया कांग्रेस ने, चित्तर साहब ने क्या किया कांग्रेस ने। अरे जब आजाद हुआ देश तो ये सुई भी नहीं बनती थी देश में, वो बाहर से आती थी सुई। बिजली क्या होती है,
लोग समझते हैं कि बिजली होती क्या है। कोई साउंड बादल कड़कती बिजली, आकाश में बिजली कड़क रही होती थी। आज पूरा घर घर में बिजली कहाँ से शुरुआत करी कांग्रेस ने, कहाँ पहुंचा मुल्क को? आजादी दे रही मुल्क ने कांग्रेस दे रही। इतने लोग जेलों में गए, फांसी के फंदे में चढ़े, लाटे खाई, गोलियां खाई। पंडित नेहरू जैसा व्यक्तित्व 10 साल 12 साल जेल बंद रहे। वो जमाना के अंदर, अंग्रेजों के जमाने में इनको कुछ कहते हुए शर्म भी नहीं आती है। पंडित नेहरू के बारे में जो सोशल मीडिया में चलाते हैं, उनके खानदान के बारे में मेरे को कई बार बड़ी ग्लानि होती है कि देश में क्या हो गया है। राहुल गांधी कहते हैं हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई तो हम नीति हम बना रहे हैं, कार्यक्रम हमारे, सिद्धांत हमारे हैं पब्लिक के लिए। आपकी नीति है, आपके सिद्धांत, आप कार्यक्रम बताओ जनता को, कौन से कार्यक्रम अच्छे हैं जनता के हित के अंदर, जनता समझ के फैसला करे। ये लोकतंत्र है। पर मोदी जी के लिए लोकतंत्र नहीं है। वो तो 70 साल में क्या किया? अरे भाई आपने वादे किए थे ब्लैक मनी ले जाऊंगा, 1 रुपये लेके नहीं आया। आपने वादा किया 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा प्रति वर्ष, वो नहीं किया आपने। पेट्रोल डीजल दाम कम कर देंगे, महंगाई कम करेंगे, वो नहीं किया आपने। खाली झूठे वादे किए, असत्य बोले। 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे। अभी तक लोग इंतजार नहीं करें कब आएगा, कब आएंगे, कब आएंगे। पूछते बैंकों में जाकर आया कि नहीं आया अभी तक। बैंक वाले मुझे कहते हैं सर सुबह सुबह 15-20 लोग आ ही जाते हैं पूछने के लिए, अब आया नहीं आया पैसा, अब आया नहीं आया है। वो क्या भाई, उनको कैसे समझाए, पैसा आने वाला भी नहीं तो कोई नहीं। 4.5 साल पूरे 5 साल में आ गए, तो 5 साल हो गए हैं। आप समझ जाओ कांग्रेस ने किया वो देश के सामने है। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, जिसे बांग्लादेश आजाद करवा दिया। 90,000 कर्नल सैनिकों को सैन्य करवा दिया। दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ आज तक। वो इंदिरा गांधी थी। बांग्लादेश के बाद में खालिस्तान बनने जा रहा था, मुल्क टूट रहा था, देश टूट रहा था। उनको पता है कि मेरी जान जा सकती, परवाह नहीं करी। मैं ऑपरेशन किया, उनका सीना छलनी कर दिया। उनके खुद के जो उनका खुद का सुरक्षा गार्ड था, उन्हें सीना छलनी कर दिया, 35 गोली लग गई। एक महिला होकर के प्रधानमंत्री थी, वो जान चली गई देश के लिए, देश को एक अखंड रखने के लिए। राजीव गांधी शहीद हो गए देश के लिए। अरे मोदी जी आप बताओ, आप अमित शाह जी बताओ मेरे को, आप लोगों की पार्टी ने अपनी एक उंगली भी आजादी की जंग में कटाई है क्या? एक उंगली खाली, बाकी कुछ नहीं। छोड़ो आप, आजादी के जंग में भाग ही नहीं गए लोगों ने, बल्कि इनके कई लोग तो मुखबरी करते थे अंग्रेजों के लिए। ये रिकॉर्ड में है बातें, रिकॉर्ड में नाम हमें मालूम है कौन थे वो। पार्लियामेंट में कई बार बहस हो चुकी इसके बारे में। ये वो लोग हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पूरे देश में घृणा का माहौल है, और विश्वास का माहौल है, नफरत का माहौल है, हिंसा का माहौल है। राहुल गांधी कहते हैं हमें ऐसी राजनीति नहीं करनी, हमें तो प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे राजनीति करनी है। बीजेपी अपना काम करे, हम अपना काम करें। वो कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। अरे मोदी जी, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे? 6.5 लाख गांव में कांग्रेस की चौकी हैं आज भी, चाहे सत्ता में नहीं रहे हम लोग दिल्ली के अंदर। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 जगह सरकार बनी हमारी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको, कांग्रेस का कभी मुक्त भारत होगा नहीं। कांग्रेस तो भारत के गांव में, घरों में, दिल में बसी हुई है। कांग्रेस मुक्त करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। खुद मुक्त हो जाएंगे, बहुत आगे हम मुक्त होंगे। इसलिए बातें कहे इतनी कम है, पर मैं आपको अंत में ये विश्वास दिलाऊंगा कि समस्याएं बहुत कुछ जोधपुर के लिए किया होगा, तब भी अब भी बहुत समस्याएं हैं। तो पानी देखिए आप, सूपरा के वो खाली पड़े पाउडर में पानी आता ही नहीं है। पूरे जोधपुर शहर के लोग अभी पानी के प्यासे हैं, पूरा पानी मिलता नहीं है। एक दिन तो मैंने सुना पानी की बंदी कर दी है। तो आप बताइए कि
आज भी सड़कें टूटी फूटी पड़ी है। काम तो होगा, वो काम होगा तो और काम बढ़ेंगे, बढ़ते रहने चाहिए। जनता की मांग हमेशा कायम रहनी चाहिए, विकास के लिए जरूरी है। और मैं बैठा हूँ जयपुर में, पहले भी आपका जो ये पुलिया है, पुलिया रक्त बगली वाला, एक झटके में राजेंद्र सोलंकी ने कहा कि जेने के बाद पैसा नहीं है, मैंने 110 करोड़ रुपया एक झटके में मैंने मंजूर कर दिया इस पुलिया के लिए। और लगे पुलिया बने, 50 बन गए, 60 लगे बन गए, बन गए हैं, तो कमी रखी नहीं मैंने। मैनिफेस्टो मैंने कहा जोधपुर को देखेंगे, एग्जाम करवाएंगे, क्या पर मेट्रो बन सकती है क्या? और सोलंकी नहीं कह रहे थे कि यहाँ का आप और भी बना दो बड़ा पावरका से, उसको एग्जाम करवा देंगे इंजीनियर से, जो संभव होगा। ट्रैफिक बहुत जाम रहता है जोधपुर में भी, जयपुर में भी हालत बड़ी खराब है। आधा टाइम तो बर्बाद हो रहा है ट्रैफिक के अंदर, इतना ट्रैफिक हो गया है। सब बातें ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि जो मांगे आपके यहाँ आएगी, कोई सिस्टम बनाएंगे। अभी मैं एयरपोर्ट से उतरा हूँ, तब से लगा अभी तक के रास्ते भर से लोगों ने मेरा स्वागत किया, सत्कार किया, आशीर्वाद दिया। आप सब यहाँ पर घंटों बैठे रहे। मैं आपके स्वागत से, आपके आशीर्वाद से बहुत अभिभूत हूँ और कहना चाहूँगा कि आपके लिए जीवन समर्पित है, मेरा जीवन समर्पित है। मेरे लिए जिंदगी की कोई प्रायोरिटी है नहीं दूसरी। सेवा के अलावा चाहे मैं प्रदेश की सेवा करूं, आपकी सेवा करूं, गरीब की करूं, गांव की करूं, दलित की करूं, पिछड़ों की करूं, युवाओं की करूं, और सेवा ही मेरा संकल्प है और गरीब मेरा केंद्र बिंदु है। राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कही, जो बात लाऊंगा तो मैं कहना चाहूंगा, मेरा संकल्प सेवा है। मुझे आपका आशीर्वाद, इतना प्यार मिला है, मेरे और कोई प्रायोरिटी है नहीं लाइफ जिंदगी के अंदर, सेवा। और कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने मुझ पर इतना विश्वास किया है, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं अंतिम सांस तक कांग्रेस की सेवा करूं, चाहे कहीं न हो। कोई पद मेरी प्राथमिकता में नहीं है। मैंने पहले भी कहा, चुनाव के पहले, कोई पद मेरी जिंदगी में प्राथमिकता में नहीं है। कोई पद मेरी प्राथमिकता में नहीं है जिंदगी के अंदर। कांग्रेस की सेवा करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। कांग्रेस सेवा करना मतलब है आप प्रदेश की सेवा करो, देश की सेवा करो, जिले की सेवा करो, गांव की करो, गरीबी करो, सेवा करो। ये कांग्रेस सेवा करने का उद्देश्य है। जहां मुझे आदेश होगा मैं काम करूं। और मैंने एक बार मजाक में कह दिया था, मीडिया वाले ने मुझे पूछा भाई आपने क्यों कहा, मैंने कहा मैं कांग्रेस के लिए साधु बनने के लिए भी तैयार हूं, सेवा करने के लिए। एक बार और कहना चाहूंगा, अभी जयपुर में जयपुर की महारानी गायत्री देवी जी, बड़ी वहाँ बहुत मेंबर पार्लियामेंट में रही थी, उनका निधन हो गया था। तो मुझे मीडिया ने पूछा उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए, तो मैंने कहा कि गायत्री देवी जी को जयपुर से इतना प्यार था, इतना स्नेह था, जयपुर वासियों से, जयपुर से। वो इंग्लैंड में बीमार हुई, इंग्लैंड में, तो उन्होंने कहा कि मुझे जयपुर ले चलो, जब उनकी अंतिम सांस निकल रही थी। तो मैंने कहा कि उनको जयपुर लाया गया प्लेन के अंदर, चार्टर प्लेन था, लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, और इतना करोड़ रुपये खर्च हुए हों, जयपुर लाया गया और जयपुर में उनकी अंतिम सांस निकली। तो मेरा इतना प्रेम था जयपुर वासियों से, जयपुर से, राजस्थान से, कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस लेना खुद ने तय किया, मुझे जयपुर में लेनी है। तो मैं भी कहना चाहूँगा, मेरी जो है अंतिम इच्छा रहेगी कि जोधपुर में मेरा सांस मिल जाएगी।
तो जो कि मैं आपके बीच में रहूँ, इतना मुझे जो तुम आगे प्यार है, प्रेम है, विश्वास है, इतना मुझे आपने दिया, सबको दिया। अभी राहुल गांधी ने बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि राहुल गांधी ने कल कहा, आपने पढ़ा होगा, हर व्यक्ति को न्यूनतम आमदनी होनी चाहिए। इतना क्रांतिकारी बात कही है, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी नेता ने नहीं कही हो। हर व्यक्ति को, हिंदुस्तान के हर नागरिक को न्यूनतम उनकी आमदनी होनी चाहिए। चाहे सरकार सोशल सिक्योरिटी माने उनको पैसे दे दे, चाहे कुछ भी करे, कोई आदमी हिंदुस्तान में भूखा नहीं सोए। जब सोनिया गांधी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये कानून बनाया था, क्या कहा था उन्होंने? सूचना का अधिकार बनाया, कानून, शिक्षा का अधिकार दिया, मां नरेगा दिया, जो नरेगा गांव में चलता है, सोने की गारंटी है काम की, कानून बना के दिया अधिकार जनता को। उसके बाद में अकाल छूटेगी, मारो नहीं पड़ती, पहले पड़ती थी। मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ, अजान हो रही है। तो जोधपुर से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। संबोधन अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चल रहा है। बड़ी संख्याएं में महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे अहम बात उन्होंने यही कही कि जब तक घर के लोग भरोसा नहीं करते, राज्य या दुनिया के लोग नहीं। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं कि संबोधन उनका जारी है, लेकिन अजान इस वक्त चल रही है और इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संबोधन बीच में ही रोका और इंतजार इस बात को लेकर कि जैसे ही अजान खत्म होगी वो संबोधन को आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने संबोधन को रोक दिया। लगातार संबोधित कर रहे हैं वो। घंटाघर परिसर में ये आम सभा, धन्यवाद सभा रखी गई है, लेकिन अजान यहां पर चल रही है और अजान के वक्त संबोधन भी साथ साथ देना, बोलना, ये उन्हें ठीक नहीं लगा और इसीलिए संबोधन जारी था। लेकिन जैसे ही अजान शुरू हुई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रुक गए और अभी भी आप देख सकते हैं इंतजार है, शांत है, सिर्फ इसलिए कि अजान जैसे ही खत्म होगी अपने संबोधन को आगे बढ़ाएंगे। जो अहम बातें वो कह रहे थे उसे आगे जारी रखेंगे। ये धन्यवाद सभा है। विधानसभा चुनाव में जनता जिस तरह से उन्हें साथ दिया उसको लेकर आभार यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जता रहे हैं। लेकिन ये अहम बात और ये अहम तस्वीर है कि संबोधन जारी है। हालांकि ज़्यादातर ये भी बहुत खास होता है कि आखिर जो भी दिग्गज नेता है वो इस बात का कितना ख्याल रखता है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधन शुरू हुआ और काफ़ी देर से संबोधित इस जनसभा को कर भी रहे हैं, लेकिन जैसे ही अजान की आवाज़ आई, अजान मस्जिद में शुरू हुई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रुक गए ताकि जैसे अजान खत्म हो अपनी बातों को वो आगे बढ़ाएं, संबोधन को जारी रखेंगे। लेकिन अपने संबोधन के दौरान अब तक कई अहम बातें उन्होंने कही। विकास को लेकर कहा कि प्रतिबद्ध कांग्रेस सरकार है, भाजपा ने तो सिर्फ वादे किए थे और विकास के काम क्या हुए हैं वो आम जनता भी जानती है। पूर्ववर्ती सरकार को आड़े हाथों लिया, प्रहार किए शब्दों से और ये भी बताया कि कर्ज माफी को लेकर। चलिए अशोक गहलोत को सुनते हैं। अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो कानून बना यूपी गवर्नमेंट ने, 2 रुपये किलो अनाज पूरे देश में मिल रहा है, गेहूँ 3 रुपये किलो चावल मिलता है, ये कानून बना के दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। आपका अधिकार दिया है कानून के अंतर्गत, आपको 2 रुपये किलो गेहूँ मिलेगा ही मिलेगा।
सूचना का अधिकार, सूचना मिलेगी आपको। शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा मिलेगी। प्राइवेट स्कूल में जाओगे तभी सिस्टम बनाए गवर्नमेंट के माध्यम से, अगर फीस बने कैपेसिटी नहीं है किसी व्यक्ति की बच्चों की, प्राइवेट स्कूलों को एडमिशन देना पड़ेगा। लोग समझते नहीं बातों के, लोग फायदा नहीं उठा पाते। नरेगा में लोगों को आज भी नहीं मालूम, गाँव वालों को, कि नरेगा काम बंद कर दिया पिछली गवर्नमेंट ने। क्यों कर दिया? कानून बन गया, जो काम मांगेगा काम देना पड़ेगा सरकार को, नहीं देंगे तो घर बैठे पैसा देना पड़ेगा उनको। अगर तनख्वाह उनकी मजदूरी डिले कर दिया है तो ब्याज देना पड़ेगा। चक्कर ही होता है। कई बातें हम लोग खुद भी जानकारी प्राप्त करते नहीं सरकार से, क्या योजना है, क्या उन्होंने लिखा हुआ है, उस कारण से फायदा उठा नहीं पाते हैं। अब ये जो राहुल गांधी ने कहा है, इस बात को मामूली मत समझो। आज तो लोग समझेंगे असंभव है कि आप सबको जो है, जो लोग सबको कैसे आप मिनिमम पैसा देंगे, क्या करेंगे, पर सपना उनका है। राज आ जाएगा दिल्ली में कभी तो आप देखेंगे वो सपना भी पूरा होगा। जैसे कि मैंने पढ़ा कल, जब मैंने कहा भी आपको नरेगा के लिए हमारी गवर्नमेंट मंत्री, हमारे नरेगा के मंत्री बनाए गए सचिन पायलट, हमारे पीसी प्रेसिडेंट ड्यूटी सीएम है। हमने उसमें इमीडिएटली कहा है काम मांगो अभियान। लोग समझते नहीं काम मांगने का काम देना ही पड़ेगा कलेक्टर को, एसडीओ को, तहसीलदार को। कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लोगों को पता नहीं है। हम ऐसे कई काम करेंगे जो कि जनता के भलाई के हों, जब तक मालूम होगा आपको अधिकार है। हमने कानून बनाया सुनने का अधिकार 5 साल पहले मैंने बनाया था, कोई उपयोग नहीं करे उसका। इसी गवर्नमेंट जो ठंडे परसेंट आती है उसको। लोक सेवा गारंटी, जो सेवाएं मिलती है आपको, आप बार दे दो एप्लीकेशन, गारंटी एक्ट का नाम बनाया हुआ है सरकार की तरफ से, उपयोग किया नहीं पिछली गवर्नमेंट ने। इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी ने जो अभी कहा है, कांग्रेस प्रेसिडेंट है, कि हर व्यक्ति की मिनिमम आमदनी होनी चाहिए। ये बड़ा क्रांतिकारी फैसला किया है। इस देश की धरती पर जो पैदा हुआ है वो भूखा नहीं सोए, सोशल सिक्योरिटी सरकार की तरफ से हो, ये उनका उद्देश्य है। ओके रहेगा कभी तक, ओके रहेगा, हम सब साथ देंगे। मेरे पास तो उनका फैसला ट्वीट होता ही बेंगलोर से एक मैसेज आ गया, कोई इंडस्ट्रीज फैमिली से मिलने वाली, उनके पोता है वो बच्चा छोटा, उसका मैसेज आ गया कि जो राहुल गांधी ने कहा है, ये हमारी कंपनी ऐसी स्कीम बनाती है दुनिया के अंदर, हम आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा आप मेरे को भेजिए ईमेल करके। तो ये जज्बा है लोगों के अंदर, कुछ काम आगे बढ़े। इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, आज देश को कांग्रेस की जरूरत है। कांग्रेस सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जातियों को साथ लेकर चलती है। तब वो एक अखंड है, इतनी भाषाएं हैं, बोलिए है, समझ में आती नहीं कि तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती क्या लिखा हुआ है, हम नहीं समझ सकते हैं। कभी देश एक अखंड रहा है 70 साल के बाद में भी। ये खासियत कांग्रेस की है। बीजेपी वाले क्या कहेंगे, कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी बन गई है। हम सब यहाँ बैठे हुए सब लोग मुसलमान बैठे हैं, हम लोग ऊपर भी नीचे, हम सब मुसलमान हैं। इसलिए आप आए हो, आप कांग्रेस झंडे के नीचे आए हो तो मुसलमान है हम तो। और इनको पूछो, धर्म के नाम पे राजनीति करते हो, चुनाव आते तो आपको राम मंदिर याद आता है, 5 साल राज करते हो तो राम मंदिर को भूल जाते हो। जनता इनकी चालों को समझ गई है, हिंदू समझ गया है, हिंदू समाज समझ गया है। इसलिए अभी जब चुनाव हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन्होंने खूब हिंदू मुसलमान चलाने का प्रयास किया, उनकी एक नहीं चली। जनता ने फैसला कर दिया, तीनों जगह सरकार बनी कांग्रेस की। ये मैं कहना चाहता हूँ, इस संकेत अब अचान हो रही थी, आप बैठे रहे। ये आदर है, किसी और धर्म का आदर है। हम आदर करेंगे किसी का, वो हमारा आदर करेंगे। ये भावना सभी जाति, सभी धर्म में होनी चाहिए, तब जाके हमारा मुल्क एक रहेगा, अखंड रहेगा।
ये हमारी भावना होनी चाहिए। यही बात करता हूँ मैं कई देर से, आप इतनी बड़ी तादाद में आए हो, जैसा बैठे हुए हो, मैं आया हूँ तब से, जो खड़ा है वो खड़ा है, बैठा वो बैठा हुआ ही है। ये भी आपका एक संदेश है कि कितना प्यार आप मुझसे रखते हो, कितना विश्वास करते हो, कैसे मैं आपको बोल सकता हूँ। और फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा तमाम जोधपुर वासियों को, तमाम राजस्थान वासियों को कि मैं आपसे दूर नहीं हूँ, जहाँ बुलाओगे मैं आऊँगा, आपके सुख दुख में साथी हूँ, कोई विकास के अंदर कोई कमी नहीं रखेंगे, जैसे सुझाव आएंगे उन सुझावों को पूरा करेंगे और चौमुखी विकास राजस्थान कैसे हो इस संकल्प को हम आगे बढ़ाएंगे। यही बात करता हूँ मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आने में देरी हुई राजस्थान में, क्योंकि मैं जब जिम्मेवारी मुझे मिली तो जो फैसले राहुल गांधी जी ने मुझे कहे थे उन फैसले करने में टाइम लगता है। फिर असेंबली में शपथ होती है एमएलए की, तो मैंने कहा कम से कम जाऊँ तो जाके धन्यवाद ढंग से दूँ। जल्दबाजी में आऊँ मैं माला पहन लूँ वापस चला जाऊँ, उसका कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने आने में थोड़ी देरी होगी, इसलिए माफी चाहता हूँ। तो आप लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कई लोग जयपुर तक भी आगे बजाय देने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। यही आपका प्यार है, बना रहे। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। तो जोधपुर से ऐसी सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर जनसभा को घंटाघर परिसर में संबोधित किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। आज काफी देर तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संबोधन जारी रहा। हालांकि उनका कहना यही था कि मैं आप लोगों से दूर नहीं हूं, जब बुलाएंगे, जहां बुलाएंगे वहां पर पहुंचूंगा, क्योंकि आमजन की समस्याओं का समाधान करना ही हमारा कर्तव्य है, दायित्व है। और इसीलिए भले ही मैं राजधानी जयपुर में बैठूं, लेकिन जोधपुर